Okay, so yesterday we had started with unit number 3, dynamic and implementation UML diagrams. So dynamic diagrams का हमने कल इंट्रोडक्शन देखा था. एक बार फिर बता देती हूँ कि डायनेमिक मॉडल्स जो हैं, डायनेमिक मॉडल्स आर दोज मॉडल्स in which the state of the object change during the software development. जब भी आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यूज करोगे तो इट इज पॉसिबल दैट कि उस ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो चेंज हो सकती है थ्रू आउट दी डिजाइनिंग. सो जो डायनेमिक मॉडल है वो दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज द इंटरेक्शन डायग्राम एंड सेकेंड वन इज द स्ट्रेट ट्रांजिशन डायग्राम. So you can say that interaction diagram जो है that is of two types, that is sequence diagram and collaboration diagram. And जो next one है that is the state transition diagram. इसकी कैटेगरी में आते हैं आपके एक्टिविटी डायग्राम एंड द स्टेट मशीन डायग्राम. एक्टिविटी डायग्राम जो आप उसको ऐसे अलग कैटेगरी भी बना सकते हो. इट इज नॉट कंपल्सरी दैट इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टेट मशीन. ओके, बट इट इज अ टाइप ऑफ डायनेमिक डायग्राम. मतलब डायनेमिक मॉडल में हमें मेनली चार चीजें पढ़नी है: सीक्वेंस डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम एंड स्टेट मशीन डायग्राम. So let us see in detail what do you mean by interaction diagram. From the term interaction, it is clear that the diagram is used to describe some type of interactions among the different elements in the model. This interaction is a part of dynamic behavior of the system. Definitely इंटरेक्शन मतलब यदि मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, मतलब मेरा आपसे इंटरेक्शन हो रहा है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, मतलब आप मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हो, मतलब आई एम वन एलिमेंट, यू आर अनदर एलिमेंट. एंड वेन एवर देर इज सम टाइप ऑफ इंटरेक्शन, कुछ भी हो सकता है, वेन एवर देर इज सम टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन मी एंड यू और डिफरेंट द एलिमेंट्स ऑफ अ मॉडल, देन जो भी इंटरेक्शन करने से जो भी डायनामिक बिहेवियर शो होता है, दैट इज नोन एज इंटरेक्शन मॉडल. मतलब उसमें इंटरेक्शन टर्म का यूज इसलिए यूज किया गया क्योंकि देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ सेम मॉडल. मतलब वो अपना डायनामिक बिहेवियर वहां पर शो करेंगे. किसका? सिस्टम का, क्योंकि वहां पर सिस्टम में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं. क्यों? इंटरेक्शन होने के कारण. तो दिस इंटरेक्टिव बिहेवियर इज रिप्रेजेंटेड इन यूएमएल डायग्राम by two diagrams, that is known as sequence diagram and collaboration diagram. The basic purpose of both the diagram are similar. ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो सीक्वेंस डायग्राम है, कोलैबोरेशन डायग्राम है, बोथ इंटरेक्शन डायग्राम के टाइप हैं, लेकिन दोनों का जो पर्पस है, दोनों का जो बिहेवियर है वो एक जैसा है, सिमिलर है. वो बोलते हैं ना, कान इधर से पकड़ो या कान उधर से पकड़ो, कान पकड़ना इज दी मोटो. तो यहाँ पर भी वही हो रहा है. सीक्वेंस डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम आर इंटरैक्टिव टर्म्स, सॉरी इंटर रिलेटेड टर्म्स. ये दोनों इंटर रिलेटेड टर्म्स क्यों हैं? क्योंकि सीक्वेंस डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम को जो बनाते हैं उसका बनाने का तरीका अलग है, लेकिन इट इज सेम लाइक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. कि एक एक्टिव वॉइस में आप बोल रहे हो और उसी चीज को जब आप पैसिव वॉइस में लिख रहे हो तो वो मीनिंग उसका सेम रहता है, यस और नो. बट एक्टिव वॉइस जो है उसका सेंटेंस अलग रहता है और पैसिव वॉइस का सेंटेंस अलग रहता है. तो वही सीक्वेंस डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम होता है कि सीक्वेंस डायग्राम टैब्यूलर फॉर्म में होता है. कल की क्लास में बताया था, अभी और बताऊंगी कि जो सीक्वेंस डायग्राम है वो टैब्यूलर फॉर्म में होता है, और टैब्यूलर फॉर्म में होता है तो वो अलग दिखाई देता है. और जो कोलैबोरेशन डायग्राम रहता है वो ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में रहता है एंड इट शोज द नंबर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स. अभी इसका डायग्राम देखेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगी ये चीज. नाउ सीक्वेंस डायग्राम emphasize on time sequence of messages and collaboration diagram emphasize on structural organization of the objects that send and receive messages. मतलब एक चीज, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपको कोई मैसेज पास किया, आपने वही मैसेज आपके फ्रेंड को पास किया, फिर आपके फ्रेंड ने वो मैसेज आपको पास किया और आपने वो मैसेज मुझे पास किया. मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस कितने हो गए? 4 मैसेजेस. दैट आई पास टू यू, यू पास टू योर फ्रेंड. मतलब आपके और मेरे बीच में एक मैसेज और आपके फ्रेंड में दूसरा मैसेज, 2.
तो वैसे दोनों की तरफ से रिप्लाई हुआ, मतलब टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस कितने हो गए यहाँ पर 4 हो गए। बट सीक्वेंस डायग्राम में ये ऐसा होता है कि टैबुलर फॉर्म में कि एक जगह पर मैं आ गई, बीच में आप आ गए और थर्ड लाइफलाइन में आपका फ्रेंड आ गया। मैंने आपसे इंटरेक्ट किया, आपने आपके फ्रेंड से किया, आपके फ्रेंड ने आपसे किया और आपने मुझसे किया, ऐसा एक सिंपली मैसेज बन गया। तो वो टैबुलर फॉर्म में 3 लाइफलाइन। अब इसमें क्या होगा, सिंपल मैसेज का टाइम है कि कौन से टाइम पे कौन सा मैसेज फ्लो हुआ, 1 2 3 4 5 6। लेकिन कोलैबोरेशन डायग्राम में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी बार मैसेज, मतलब मेरे और आपके बीच में आपने कितने मैसेज पास किए हैं। तो सपोज नंबरिंग अपन ने की थी 1 2 3 4, तो आपके और मेरे मैसेज में कितने हुए 1 और 4, तो अपन दोनों के बीच में जो मैसेज आएंगे वो 1 और 4 आ जाएंगे। वैसे ही आपके फ्रेंड और आपके बीच में मैसेज जो हुए वो 2 और 3 हुए, तो 2 और 3 आप दोनों के बीच में आ जाएंगे। ठीक है, मतलब इस तरह से आप डायग्राम को बना सकते हो। अभी एक एग्जाम्पल बताऊंगी, उससे समझ में आ जाएगा। क्लियर? Then, interaction diagram are used in UML to establish communication between objects. कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे और कितनी बार कम्युनिकेटेड है, ये हम इंटरेक्शन मैसेज से के थ्रू पता चल जाता है। नाउ इट डज नॉट मैनिपुलेट द डेटा एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर कम्युनिकेशन। आप जो इंटरेक्शन कर रहे हो तो इंटरेक्शन डायग्राम सिर्फ कम्युनिकेशन, क्या सेंड और रिसीव हो रहा है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, सिर्फ ये बताता है, वो किसी भी मैसेज को चेंज नहीं करता है। मतलब इट इज नॉट अ इंट्रूडर कि जो बीच में इंटरप्ट किया और मैसेज को चेंज कर दिया, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ इंटरेक्शन डायग्राम ये बताता है कि कितनी बार आपने ऑब्जेक्ट ने आपस में इंटरेक्ट किया है, कितने नंबर ऑफ मैसेजेस से उसने इंटरेक्ट किया है, पर ये बिल्कुल भी नहीं, वो मैसेज को बिल्कुल भी चेंज नहीं करता है। Then interaction diagram mostly focus on message passing and how these messages make up one functionality of a system. डेफिनेटली कि इंटरेक्शन डायग्राम है वो मैसेजेस पे फोकस करता है, वो मैसेज पासिंग पे, मतलब उसको एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर मैसेज पहुंचाने का काम करना है, और वो मैसेजेस क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं वो ये बताता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जैसे कल की क्लास में अपन एग्जांपल लिया था जीमेल का, कि आपका मोटो क्या है कि आपको आपका मेल चेक करना है, तो मेल चेक करने के लिए क्या मैसेजेस परफॉर्म कर रहे हो आप, कि आप पहले वेब ब्राउजर ओपन कर रहे हो, फिर आप अपना जीमेल ओपन कर रहे हो, फिर आप यूजर आईडी पासवर्ड की डिटेल डाल रहे हो, यदि आपने मोबाइल से वेरिफिकेशन कर रखा है तो आप वेरीफाई करोगे, उसके बाद ही आप अपने ईमेल को चेक कर सकते हो। तो ठीक है, दैट इज द मेन फोकस, क्या मैसेज पासिंग पे ध्यान देते हो। Then interaction diagram are designed to display how the object will realize the particular requirement of a system, कि एक ऑब्जेक्ट कितना रोल प्ले करता है किसी भी सिस्टम में। आपको ये भी ये भी इंटरेक्शन डायग्राम से डिनोट होता है कि एक ऑब्जेक्ट का कितना रोल है, क्योंकि यदि दो ऑब्जेक्ट के बीच में 10 मैसेज है, मतलब उनके उस ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस ज्यादा है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मैसेजेस ज्यादा पास हो रहे हैं। यदि किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में 2 ही मैसेजेस है, मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, राइट। The critical component in an interaction diagram is lifeline and messages, जो मैंने कल बताया था, जो ऊपर अपन ने रेक्टेंगल बनाए थे gmail.com, उसके बाद वेब ब्राउजर लिखा था, डेटाबेस डीबी हैंडलर लिखा था, वो सब लाइफलाइन है। और जो अपन ने 1 2 3 4 फॉर्म में जो मैसेजेस लिखे थे वो क्या है, आपके मैसेजेस है। ठीक है, Now, what is the purpose of interaction diagram? Again, purpose वही है कि हमको visualize करना है the dynamic behavior of the system, कि किसी भी सिस्टम का डायनामिक बिहेवियर जो है आप कैसे शो करते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी तक किसी को कोई डाउट? एनी डाउट टिल नाउ? हेलो, एनी डाउट टिल नाउ? आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? Yes, ma'am. Okay. So the purpose of interaction. Yes, ma'am. आ रही है। ठीक है, तो इंटरेक्शन डायग्राम का पर्पस क्या है, किसी भी सिस्टम के डायनेमिक बिहेवियर को शो करना, मतलब उसका जो इंटरैक्टिव बिहेवियर है वो कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहा है सिस्टम के अंदर, एलिमेंट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव कर रहे हैं, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन में कैसे यूज हो रहा है, इसका बिहेवियर आप रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है ना, तो इसके लिए ऑब्वियसली इसका बिहेवियर रिप्रेजेंट करने के लिए सीक्वेंस एंड कोलैबोरेशन डायग्राम आर यूज्ड to capture the dynamic nature. Okay,
Now the purpose of interaction diagram is to capture the dynamic behavior, to describe the message flow, to describe the structural organization. वही जो लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा था उसी का समरी है कि डायनेमिक बिहेवियर शो करता है, जो मैसेज पास हो रहे हैं वो उस पे एम्फेसिस करता है कि मैसेज क्या पास हो रहे हैं, स्ट्रक्चर कैसा है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, कौन सा ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कितनी बार रिलेटेड है, एंड डेफिनेटली इट शोज द इंटरेक्शन अमंग द ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे इंटरेक्टेड है ये इसको रिप्रेजेंट करता है. नाउ हाउ टू ड्रॉ इंटरेक्शन डायग्राम. इंटरेक्शन डायग्राम को ड्रॉ कैसे करते हैं? सो द पर्पस ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम is to capture the dynamic aspect of the system. देखो अब तो आपको रट जाना चाहिए, हर स्लाइड में एक चीज तो आ ही रही है. So to capture the dynamic aspect, we need to understand what dynamic aspect is and how it is visualized. कि dynamic aspect होता क्या है, behavior कैसे change होता है, कैसे आप element की जो position है, जो state है वो कैसे change होगी. तो dynamic aspect can be defined as the snapshot of the running system at a particular moment. कि अभी वो ऐसा था, x था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो y बन गया, थोड़ी देर बाद वो y था लेकिन थोड़ी देर बाद वो z बन गया, फिर उसकी थोड़ी देर बाद वो वापस से क्या बन गया, x बन गया. मतलब हर स्टेट पे, हर रनिंग सिस्टम पे जैसे जैसे आपका सिस्टम बढ़ रहा है आगे आगे, आपका जो मतलब जैसे प्रोसेस का एग्जांपल है, जैसे जैसे प्रोसेस जो है वो सिस्टम में एग्जीक्यूट होगी, उसका जो रनिंग सिस्टम में उसका जो बिहेवियर है वो भी क्या होगा, बार बार चेंज होगा. तो सिस्टम का जो ये बिहेवियर चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे डायनेमिक एस्पेक्ट. और जो उसको हम देखेंगे कि अभी 9 बजे x था, 10 बजे y हो गया, 11 बजे z हो गया, 12 बजे वापस से x हो गया. ठीक है, तो दैट इज व्हाट द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम. जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं आपको कि जो कोरोना पेशेंट होते हैं उनके मॉर्निंग में, नून में और इवनिंग में उनकी बार बार पल्स चेक होती है, उनका ऑक्सीजन लेवल चेक होता है. तो दैट इज द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम कि जो आपका जो लेवल है ऑक्सीजन का वो सुबह अलग था, दोपहर में अलग था, शाम को अलग है, राइट. So you can say it is a dynamic behavior. So हमारे पास दो टाइप के इंटरेक्शन डायग्राम है, अगेन सीक्वेंस डायग्राम एंड द कोलैबोरेशन डायग्राम. तो अगेन सीक्वेंस डायग्राम जो है वो कैसे मैसेजेस फ्लो हो रहे हैं और किस टाइम पर फ्लो हो रहे हैं वो शो करता है. सीक्वेंस डायग्राम कैप्चर्स द टाइम सीक्वेंस ऑफ अ मैसेजेस फ्लो फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू another object, and collaboration diagram describes the organization of object in a system taking part in the message flow. कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कितनी बार रिलेटेड है, कितने मैसेजेस उन्होंने आपस में पास किए हैं, तो दैट इज द कोलैबोरेशन डायग्राम. ठीक है, अगेन सब वही चीजें, आपको बहुत रट जाना चाहिए मतलब. तो अब हमें सीक्वेंस डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम बनाना शुरू करना है. तो बनाने से पहले आपके माइंड में क्या क्या होना चाहिए कि द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट टेकिंग पार्ट इन द इंटरेक्शन. जैसे कल मैंने लिखा था वेब ब्राउजर एक पार्ट होता है, डेटाबेस एक पार्ट होता है, जीमेल का जो www.gmail.com है वो एक पार्ट होता है, फिर जो यूज कर रहा है जीमेल, जिसका अकाउंट है जीमेल में, ये सब ऑब्जेक्ट हो गए जो सिस्टम से इंटरेक्ट करेंगे. फिर मैसेजेस क्या होंगे कि ओपन दी वेब ब्राउजर, फिर एंटर योर ईमेल आईडी या एंटर योर पासवर्ड, ये सब आपके क्या हो गए, मैसेज हो गए. चेक मैसेज या चेक लॉगिन या चेक क्रेडेंशियल्स, ये आपके मैसेजेस हो गए. द सीक्वेंस इन विच द मैसेजेस आर फ्लोइंग 1 2 3 4 5 6, ये आपका सीक्वेंस है, ये भी हमेशा आपको ध्यान रखना है. और लास्ट वन है ऑब्जेक्ट का ऑर्गेनाइजेशन. आप कौन से ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, कौन से ऑब्जेक्ट को बाद में लिखेंगे. जैसे मैंने जो कल एग्जांपल दे रहा, डेटाबेस को मैंने सबसे लास्ट में लिखा था. क्यों? क्योंकि डेटाबेस का जो रोल है वो सबसे लास्ट में आया था. मैं जब वेब ब्राउजर ओपन करूंगी तो डेटाबेस का रोल थोड़ी ना आएगा. जब मैं www.gmail.com करूंगी तब डेटाबेस का रोल थोड़ी आएगा, उसके बाद आएगा जब मैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर कर दूंगी तो चेक करने के लिए डेटाबेस का रोल आएगा. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का ऑर्गेनाइजेशन भी आपको बताना चाहिए, पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा और लास्ट में कौन आएगा. क्लियर? सो एनी डाउट टिल नाउ? What are interaction diagram? What are the purpose of interaction diagram? और how to draw interaction diagram? कोई भी चीज, तीनों स्लाइड में एक चीज कॉमन है कि इंटरेक्शन डायग्राम डायनेमिक बिहेवियर को शो करते हैं. उससे आप ये विजुलाइज करते हो कि आपका सिस्टम कौन से टाइम पर कैसे सिस्टम अपना जो इंटरेक्शन है वो कैसे एलिमेंट्स के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, ऑब्जेक्ट कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं.
इंटरेक्शन डायग्राम दो टाइप के होते हैं, सीक्वेंस और कोलैबोरेशन। सीक्वेंस शो करता है कि ऑब्जेक्ट विथ टाइम कैसे अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, और कोलैबोरेशन ये शो करता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितनी बार इंटरेक्शन हुआ है इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस। और इंटरेक्शन डायग्राम बनाने के लिए हमें चार चीजों का ध्यान रखना है: ऑब्जेक्ट का ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्ट का नेम, उनके बीच में जो मैसेज पास हो रहे हैं वो, और सीक्वेंस ऑफ मैसेजिंग। आपको ये सब चीजों का ध्यान रखना है। चलिए ठीक है। हाँ सृष्टि, क्या पूछना है? सृष्टि जोशी रेज्ड हैंड। क्या पूछना है सृष्टि? ओके, तो ये तो हो गई आज की क्लास। मैंने इतना ही लिया था आज की क्लास में। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे, what are the different types of interaction diagram and what are the purpose of interaction diagram। ठीक है। कल की क्लास में हम स्टार यूएमएल देख रहे थे लास्ट में, और टाइम खत्म हो गया था। इज माय स्क्रीन विजिबल? यस मैम। ओके, तो कल हम ये चीज डायग्राम हमारा अधूरा रह गया था। देखो, अब जिसकी मैं बात कर रही थी, जीमेल अकाउंट होल्डर। देखो, इसको राइट क्लिक करके आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि आपने यहाँ पर इसका नाम जो डबल क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमको ऐसा कुछ चेंज नहीं करना है, लेकिन तो यहाँ पर जो है, वेट अ मिनट, आपने यहाँ पर जीमेल अकाउंट होल्डर एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद आपने वेब ब्राउजर एक ऑब्जेक्ट बनाया, फिर gmail.com एक ऑब्जेक्ट बनाया, और डेटाबेस डेटा हैंडलर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब ये ऑब्जेक्ट की सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर सीक्वेंसिंग चेंज नहीं करोगे, क्योंकि आप जैसे जैसे आपका सिस्टम फ्लो करता है उस टाइप से आपको इसकी सीक्वेंसिंग भी रखना है। ठीक है, अब वापस से कल, अभी तो मैंने कल ड्रॉ किया था, समझा देती हूँ कि सबसे पहले आप जीमेल अकाउंट होल्डर से शुरू करेंगे। तो जो भी अकाउंट होल्डर रहेगा उसको अपना मेल को एक्सेस करना है कि इट ओपन द वेब ब्राउजर। अब ऑब्वियसली वेब ब्राउजर ओपन करने के लिए उसको जो वेब ब्राउजर का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, या इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, या मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये वेब ब्राउजर है। वो उससे उसको कोई भी जो भी उसके सिस्टम में वेब ब्राउजर उसको ओपन करना पड़ेगा। फिर वो ओपन www.gmail.com, फिर वो अपना gmail.com का वेब पेज ओपन करेगा। फिर जब वो वेब पेज ओपन हो जाएगा gmail.com का, तो उसमें वो अपनी क्रेडेंशियल डालेगा, एंटर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। अब जैसे ही वो एंटर यूजर एंड आईडी पासवर्ड करता है, तो डेफिनेटली जीमेल पे जब आप वेब पेज पे कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर देखो, अब इसमें एक और चीज आ सकती है। आप चाहो तो यहाँ पर जैसे आपने एंटर यूजर आईडी एंड पासवर्ड करा है, वैसे यदि सबमिट एक फंक्शन होता है, ठीक है, तो यहाँ पर अगेन आप एक और सेल्फ मैसेज लेके यहाँ पर सबमिट भी कर सकते हो कि आपने यहाँ पर थर्ड नंबर पे क्या किया, एंटर यूजर आईडी एंड पासवर्ड किया, और फोर्थ नंबर पे आपने उसको सबमिट कर दिया। ठीक है, देखो अपने आप सीक्वेंसिंग चेंज भी हो गई। यहाँ पर आपको ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मेरी सीक्वेंसिंग बिगड़ जाएगी, अपने आप सीक्वेंसिंग यहाँ पर चेंज भी हो गई। अब देखो, यहाँ पर मैंने क्या किया, एंटर यूजर आईडी एंड पासवर्ड किया। अब यहाँ पर फोर्थ नंबर पर मैंने अगेन सेल्फ लूप में सबमिट कर दिया। अब जैसे ही मैंने सबमिट किया, तो यहाँ पर चेक फॉर ऑथेंटिकेशन मेरा पहले आएगा। जस्ट अ मिनट वेट, इसको आप ऊपर कर लीजिए और इसको आप नीचे कर लीजिए। ठीक है, तो चेक, अब जैसे मैंने सबमिट किया तो जीमेल ने अपने डेटाबेस को मैसेज किया कि चेक फॉर ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पर सेल्फ लूप बनाया है। सेल्फ लूप में आपका क्या होगा, सेल्फ लूप में आपकी चेकिंग होगी कि वेदर सेल्फ लूप में आपकी चेकिंग होगी कि वेदर दिस पर्टिकुलर यूजर आईडी एंड पासवर्ड इज राइट और रॉन्ग। और जैसे ही ये चेक करेगा, तो चेक करने के बाद इसको रिप्लाई मैसेज देना पड़ेगा। रिप्लाई मैसेज में आएगा कि क्रेडेंशियल्स आर करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आया क्रेडेंशियल आर करेक्ट, मतलब जो यूजर आईडी पासवर्ड डाले वो करेक्ट है। अब ये जीमेल को आया मैसेज कि ये करेक्ट है, तो अब यहाँ पर जीमेल क्या करेगा, एक और रिप्लाई मैसेज करेगा, और यहाँ पर इसके बाद फर्स्ट वाले पे आप क्लिक कर दोगे। जस्ट इसकी लाइफलाइन बढ़ाओ, यस, और इसको आप रिप्लाई मैसेज कर देंगे। यहाँ पर क्या रिप्लाई मैसेज आएगा, कोई बता सकता है? यदि क्रेडेंशियल करेक्ट है
तो रिप्लाई मैसेज क्या आएगा, कौन बता सकता है? सक्सेसफुल। यस, वेरी गुड। किसने बोला? अभिषेक। अभिषेक। तो यहाँ पर क्या आएगा क्रेडेंशियल नंबर 8 पर? लॉग इन सक्सेस। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से डायग्राम बन गया। आप चाहो तो इसका सेकेंड मैसेज जो है, आप चाहो तो इसका सेकेंड मैसेज भी बना सकते हो। सेकेंड मैसेज कैसे बनाओगे कि यहाँ पर अगेन रिप्लाई यहां से बना दो फिर से, इफ credentials आर रॉन्ग। ठीक है, इफ credentials आर रॉन्ग, तो यहाँ पर अगेन जो आपका रिप्लाई मैसेज जो है वो क्या आ जाएगा? What is this? नंबर 10 पे लिख देंगे आप लॉग इन अगेन, या लिख दोगे स्लैश करके अनसक्सेसफुल, मतलब इट इज नॉट सक्सेसफुल। क्लियर? तो इस तरह से आपका सीक्वेंस डायग्राम जो है वो बन जाएगा। एक मिनट, जस्ट लॉगिन नॉट सक्सेसफुल। ठीक है, आपका लॉगिन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इस तरह से आप सीक्वेंस डायग्राम बना सकते हैं। अब आपका जो कोलैबोरेशन है वो इसी डायग्राम से बनता है। देखो इसमें स्टार यूएमएल में तो आपको बनाना पड़ता है, पर जो रैशनल रोज है वो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है। रैशनल रोज में क्या होता है कि एक बार आपने इस तरह से यदि जीमेल पे सीक्वेंस डायग्राम जो है वो बना लिया रैशनल रोज पे, तो आपको सिर्फ फंक्शन की F5 प्रेस करना पड़ती है। यदि आप फंक्शन की F5 प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कोलैबोरेशन डायग्राम जनरेट होकर आपके सामने आ जाएगा। Are you getting my point what I am saying? Are you getting the point what I am saying? कि रैशनल रोज में जो है, Yes, ma'am. रैशनल रोज में जो है दैट इज अ शॉर्टकट। रैशनल रोज में क्या होता है कि एक शॉर्टकट बन जाता है और शॉर्टकट से आप डायरेक्टली कोलैबोरेशन, मतलब F5 आप प्रेस करोगे सीक्वेंस डायग्राम बनाने के, और आपका कोलैबोरेशन अपने आप बन जाता है। आपको उसमें मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन स्टार यूएमएल में मुझे ऐसा कोई ऑप्शन दिखा नहीं है, मैंने यूट्यूब पे वगैरह पे भी देखा है, पर मैं लालजी सर से पूछूंगी एक बार, यदि उनको पता होगा तो। सर भी IT 5th में ओएनए पढ़ा रहे हैं, तो मैं सर से भी एक बार पूछूंगी कि यदि ऑप्शन होगा तो अपन इसमें भी डायरेक्टली जनरेट कर देंगे। अदरवाइज यदि इसमें डायरेक्टली ऑप्शन अपने को नहीं मिलता है तो आप मॉडल पे जाएंगे, ऐड डायग्राम पे जाएंगे, और इसमें कम्युनिकेशन नाम से जो डायग्राम है, कम्युनिकेशन डायग्राम, दैट इज योर कोलैबोरेशन डायग्राम। जब एक्टिविटी अलग है, स्टेट चार्ट डायग्राम अलग है, तो ये जो कम्युनिकेशन डायग्राम है आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर आप कोलैबोरेशन डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, अब कोलैबोरेशन डायग्राम में क्या होगा, आपका जो आपकी लाइफलाइन है वो लाइफलाइन यहाँ पर बन जाएगी। आपकी यहाँ पर कितनी लाइफलाइन थी? 4 लाइफलाइन थी। तो आप चारों लाइफलाइन को देखो इस तरह से बना दोगे। देखो यहाँ पर इसके नीचे कोई लाइन नहीं आई है। आप सीक्वेंस डायग्राम में जब देखते देखो इसके नीचे लाइन आई थी, इसको बोलते हैं टाइमलाइन। ये जो छोटा वाला रेक्टेंगल जो ये बन रहा है, ये डैश्ड लाइन के ऊपर, इसको बोलते हैं टाइमलाइन। ये जो मोटा मोटा बन रहा है इसको टाइमलाइन बोलते हैं। टाइमलाइन मतलब कितने टाइम के लिए वो चल रहा है। पर देखो यहाँ पर डैश्ड लाइन आ रही है सीक्वेंस डायग्राम में, लेकिन कम्युनिकेशन डायग्राम में कोई भी डैश्ड लाइन नहीं आ रही है। ठीक है, जब आप यहाँ पर लाइफलाइन लेते हैं तो यहाँ पर कोई भी लाइफलाइन में कोई भी डैश लाइन नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर डैश्ड लाइन नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम सिर्फ ऑब्जेक्ट, मतलब टाइम नहीं मेनली यहाँ पर डिनोट करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पर ये बताएंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितनी बार आपस में इंटरेक्ट हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर अगेन आपको सब वही लिखना है कि जीमेल अकाउंट
फोल्डर, जो आपने वहां पर जो लाइफलाइन के नाम लिखे थे आपको यहाँ पर भी वही लिखना है। जैसे सेकंड वाला लिखा था आपने वेब ब्राउजर, और यहाँ पर सीक्वेंसिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप यहाँ पर सीक्वेंसिंग जो है वो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपने लिखा कि www.gmail.com, जो वहां पर जैसे आपने जो नाम दिए थे आपको वही नाम देना है, और यहाँ पर लिखोगे डेटा हैंडलर, जो वहां पर नाम दिया था आपने वही नेम आपको यहाँ पर करना है। अब एक चीज देखते हैं अपन, जस्ट मिनट में इसको सेव कर दूं। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सीक्वेंस डायग्राम में एक चीज देखेंगे कि जीमेल अकाउंट होल्डर और वेब ब्राउजर के बीच में कितनी बार इंटरेक्शन हो रहा है, सिर्फ एक बार कि ओपन वेब ब्राउजर, बाद में देखो इसकी टाइमलाइन जो है वो यही खत्म हो गई है, इनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। तो आपको भी वही करना है कि यहाँ पर जो कनेक्टर जो मैसेज है, ठीक है, आपको जीमेल और इसके बीच में आपको एक ही करना है कि ओपन वेब ब्राउजर, मतलब वही जो आपने पहले लिखा था वही की वही इन दोनों के बीच में जो मैसेज है वो आ जाएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? अब जैसे यहाँ पर फिर से देखते हैं कि जो जीमेल है, ठीक है, gmail.com और DB हैंडलर ये कितनी बार इंटरेक्ट कर रहा है, देखो ये तो बहुत बार इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस कितने 3 4 5 6 7 और 8 7 और 9, सॉरी, तो 3 4 5 6 7 और 9, मतलब ये दोनों आपस में इतनी बार कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो जीमेल है और जो डेटा हैंडलर है इसके बीच में आपको फॉरवर्ड मैसेज भी बनाना है और इसके बीच में आपको रिवर्स मैसेज भी बनाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? मतलब इसमें आपको Yes, ma'am. सारी नंबरिंग आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगी, मतलब जितनी बार आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है उतनी बार आपको, जैसे एंटर यूजर एंड आईडी एंड पासवर्ड 3 था और सबमिट 4 था, ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको वही चीज करनी है कि यहाँ पर 3 नंबर पे, ठीक है, ये जो मैसेज को मैं डबल क्लिक करती हूँ तो यहाँ पर 3 नंबर पे आपका आ जाएगा एंटर यूजर आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है, और यहाँ पर जो 4 नंबर है आपका यहाँ पर वो आ जाएगा क्या कि सबमिट। अभी यहाँ पर सिक्वेंशिंग इसलिए गलत हो गई है क्योंकि मैंने 2 वाला नहीं लिखा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोलैबोरेशन डायग्राम बनाना है। अब आपको समझ में आया कि व्हाट कोलैबोरेशन डायग्राम एंड व्हाट इज सीक्वेंस डायग्राम। उसी डायग्राम से, सीक्वेंस डायग्राम से ही कोलैबोरेशन डायग्राम बनता है, बट सीक्वेंस डायग्राम टैब के फॉर्म में है। अब जो कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम टैबुलर फॉर्म का मतलब क्या होता है, यहाँ पर टेबल के फॉर्म में देखो जीमेल एक कॉलम दिख रहा है, वेब ब्राउजर एक कॉलम दिख रहा है, gmail.com एक ब्राउजर कॉलम दिख रहा है और डेटा हैंडलर एक कॉलम दिख रहा है, तो यहाँ पर टेबल के फॉर्म में है। लेकिन कम्युनिकेशन डायग्राम में यहाँ पर सिर्फ लाइफलाइंस हैं और उनके बीच में आपस में वो कितनी बार कम्युनिकेट कर रहा है आपको ये शो कर रहा है, ठीक है। तो कल की क्लास पे मैं आपको इसको और अच्छे से बता दूंगी। लेट मी टेक अटेंडेंस टाइम।